इंडिया का एक प्राइम मिनिस्टर जिसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि वो अमेरिका की CIA से कनेक्टेड था। एक ऐसा लीडर जिसके डिसीजंस ने इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को हिला दिया। लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव? हिस्ट्री हमेशा सिंपल नहीं होती। जो हम बुक में पढ़ते हैं वो सिर्फ एक साइड होती है, पर असली कहानी अक्सर लेयर्स के अंदर छुपी होती है। ईयर 1896 गुजरात में जन्म होता है मोरारजी देसाई का। स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी, डिसिप्लिन, नो नॉनसेंस एटीट्यूड। वो सिस्टम को फॉलो करने वाले नहीं, सिस्टम को कंट्रोल करने वाले लीडर थे। इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर बने, फिर डिप्टी PM और फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो लेकिन पावर के साथ कंट्रोवर्सीज भी आती हैं। उनके बारे में एक क्लेम बहुत वायरल हुआ। कहा गया कि उन्होंने RNW की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक की। एक और क्लेम पाकिस्तान के साथ उनके सॉफ्ट रिलेशंस को लेकर। लेकिन इन सब क्लेम का सच क्या है? क्या ये एलिगेशंस प्रूव हुए थे या सिर्फ पॉलिटिकल अटैक थे? एक प्राइम मिनिस्टर जिनके अराउंड कंट्रोवर्सीज का क्लाउड था, पर उन कंट्रोवर्सीज को समझने के लिए हमें पहले एक और चीज समझनी पड़ेगी, कोल्ड वॉर। 1945 के बाद दुनिया दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, अमेरिका USA, सोवियत यूनियन USSR। अभी मैं आगे अगर USSR बोलूं तो सोवियत यूनियन होगा और USA अमेरिका, ठीक है। ये वॉर गन से नहीं, इन्फॉर्मेशन से लड़ी जा रही थी। स्पाइस जैसे धुरंधर मूवी में अभी रणवीर सिंह था, एक इंडियन स्पाई। सीक्रेट एजेंसीज जैसे हमारी रॉ है, CIA है। हिडन ऑपरेशंस। इस गेम का सबसे डेंजरस प्लेयर था CIA। इंडिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चूज किया नॉन अलाइनमेंट, मतलब ना USA के साइड ना USSR के साइड। पर रियलिटी में दोनों सुपर पावर इंडिया को इन्फ्लुएंस करना चाहते थे, क्योंकि इंडिया एक राइजिंग पावर था। इसी बीच इंडिया ने बनाई अपनी सीक्रेट एजेंसी RNAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ का काम था फॉरेन इंटेलिजेंस, पाकिस्तान और चाइना पर नजर। लेकिन यहीं से कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। कुछ रिपोर्ट्स और क्लेम्स के अकॉर्डिंग रॉ के ऑपरेशंस कॉम्प्रोमाइज हुए थे। कैसे? यही सबसे बड़ा सवाल है। एक एलिगेशन बार बार रिपीट हुआ कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हुई। सम सोर्स ने यह भी क्लेम किया कि ये इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली अमेरिका तक पहुंची, लेकिन कोई डायरेक्ट सॉलिड प्रूफ पब्लिकली कंफर्म कभी नहीं हुआ। फिर भी ये एलिगेशन इतना बड़ा था कि आज तक इस पर डिबेट होते हैं। अब असली सवाल, अगर इंफॉर्मेशन लीक हुई थी तो की किसने? क्या ये इंटरनल पॉलिटिक्स थी या इंटरनेशनल प्रेशर या फिर कोई ऐसा डिसीजन जिसका इम्पैक्ट इंडिया की सिक्योरिटी पे पड़ा? अब सवाल ये था, अगर इंफॉर्मेशन लीक हुई तो सोर्स क्या था? यहीं से स्टोरी डेंजरस हो जाती है। जब मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने एक बड़ा अजीब सा डिसीजन लिया। रॉ जो आगे मिशन करने वाला था उनको रोक दिया, फंडिंग भी आधे से कम कर दी। उनका मानना था इंडिया को एग्रेसिव कवर्ट ऑपरेशन की जरूरत नहीं, ट्रांसपेरेंसी और डिप्लोमेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और एलिगेशन रॉ पर यह लगा था कि इन्होंने इंदिरा गांधी जी के लिए काम किया था, इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए। इसकी भी बहुत लंबी कहानी है कि रॉ कैसे बना, क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी ने कैसे कैसे क्या किया। ये मैं किसी दूसरे वीडियो में कवर करूंगा। ये बहुत लंबी कहानी है इसकी भी, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। पर प्रॉब्लम यही स्टार्ट होती है। रॉ का मेन काम था पाकिस्तान पर इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर प्रोग्राम मॉनिटर करना, सीक्रेट ऑपरेशंस। फंडिंग कम होने का मतलब ऑपरेशंस वीक होना, इंटेलिजेंस गैप क्रिएट होना। इस दौरान पाकिस्तान सीक्रेटली अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप कर रहा था। इंडिया के लिए एक मेजर थ्रेट था। पर कुछ एक्सपर्ट का मानना था रॉ के वीक होने की वजह से इंडिया टाइमली रिएक्ट नहीं कर पाया। तो यहीं से कंट्रोवर्सी और डीप हो जाती है। सबसे शॉकिंग क्लेम क्या था? कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया के एक हाई लेवल सोर्स ने पाकिस्तान को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिवील कर दी। इस क्लेम में इनडायरेक्टली नाम जोड़ा जाता है मोरारजी देसाई का। पाकिस्तान अपना ये न्यूक्लियर प्रोग्राम कर रहा था, खान रिसर्च यूनिवर्सिटी कुछ था उनका। कहा जाता है कि मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान के जनरल को कॉल किया, मतलब कॉल पर बात कर रहे थे वो, और उन्होंने कह दिया कि तुम खान रिसर्च यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हो, हमें पता है, तुम न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहे हो। तो वो जनरल भी ये चीज सुन के शॉक हो गए थे कि इनको इतनी अंदर की इन्फॉर्मेशन कैसे पता है। इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बन सकता है जो कि मैं बनाऊंगा, आप लोग देखना। इस इन्फॉर्मेशन रिवील की वजह से हमारे रॉ के पाकिस्तान में 100 से ज्यादा एजेंट मार दिए गए। जो धुरंधर में तुमने देखा होगा कि मुंह में खील फंसा कैसे खींच रहा था वो धुरंधर फर्स्ट में, बोला जाता है इसी टाइप से उनको टॉर्चर किया गया था हमारे रॉ के एजेंट्स को। लेकिन मोरारजी देसाई ने ये बात बताई, इसका ऑफिशियली प्रूवन एविडेंस नहीं मिला। फिर भी ये एलिगेशन इतना बड़ा था कि आज तक लोग इस पर डिबेट करते हैं। अब सवाल और बड़ा हो जाता है, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस था या एक पॉलिटिकल मूव, या फिर इंडिया के अंदर ही कोई इंटरनल गेम चल रहा था? पर कहानी का असली ट्विस्ट इंडिया के अंदर ही था। 1970s का इंडिया पॉलिटिकल टेंशन से भरा हुआ था। एक साइड इंदिरा गांधी, दूसरी साइड मोरारजी देसाई। ये सिर्फ पॉलिटिकल फाइट नहीं थी, ये आइडियोलॉजी का क्लश था। 1975 में इंडिया में इमरजेंसी लगती है, अपोजिशन लीडर अरेस्ट किए जाते हैं, फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट। इस फेस में मोरारजी देसाई को भी जेल में डाल दिया जाता है। पर उनके लिए ये एंड नहीं था। 1977 इलेक्शन होते हैं, पब्लिक का मूड चेंज हो चुका था। इंदिरा गांधी जी हार जाती है और जनता पार्टी जीत जाती है। रिजल्ट, मोरारजी देसाई बनते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। पर प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती। जनता पार्टी एक यूनाइटेड पार्टी नहीं थी,
अंदर से डिवाइडेड थी। हर लीडर पावर चाहता था। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स गवर्नमेंट को वीक करने लगते हैं। अब सिचुएशन डेंजरस हो रही थी। बाहर इंटरनेशनल प्रेशर, अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। एक प्राइम मिनिस्टर जो ऑलरेडी कंट्रोवर्सीज में घिरा था, अब अपनी ही गवर्नमेंट में अकेला पड़ने लगा। पर अब पावर स्लिप होने वाली थी। जनता पार्टी बाहर से स्ट्रॉन्ग दिख रही थी, पर अंदर से कंप्लीटली डिवाइडेड थी। लीडर्स के बीच ईगो क्लैश, आइडियोलॉजी डिफरेंस, पावर स्ट्रगल। सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चरण सिंह के साथ। सपोर्ट धीरे धीरे विड्रॉ होने लगा। डिसीजंस डिले, कॉन्फिडेंस लॉस, पब्लिक सपोर्ट डाउन। एक प्राइम मिनिस्टर जो सिस्टम कंट्रोल करता था, अब सिस्टम उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा था। सिचुएशन पीक पर पहुंच जाती है। फाइनली मोरारजी देसाई रिजाइन कर देते हैं। एक ऐसा लीडर जो पावर के टॉप पर था, अब पॉलिटिक्स से बाहर हो रहा था। उसके बाद चरण सिंह पीएम बनते हैं, पर वो गवर्नमेंट भी स्टेबल नहीं चलती। इंडिया पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की फेज में चला जाता है। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। कंट्रोवर्सीज अभी भी जिंदा थी और कुछ सवाल अभी भी अनआंसर्ड थे। पर असली कंट्रोवर्सी अब शुरू होती है। एक क्लेम जो सालों से रिपीट होता आया है कि मोरारजी देसाई का कनेक्शन CIA से था, मतलब अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी से उनका कनेक्शन था। ये क्लेम आया कहां से? कुछ फॉरेन इंटेलिजेंस डिस्कशन और बुक्स में ये मेंशन किया गया, लेकिन कोई डायरेक्ट ऑफिशियल प्रूफ पब्लिक डोमेन में कंफर्म नहीं हुआ। एक और बहुत बड़ा एलिगेशन उन पे लगाया गया, जो मैंने अभी बताया था ना, पाकिस्तान में 100 से ज्यादा एजेंट मरे थे। वो भी बोला जाता है कि उनके सीक्रेट मोरारजी देसाई ने ही लीक किए थे। एक फेमस क्लेम के अकॉर्डिंग इंडिया के एक हाई लेवल लीडर ने पाकिस्तान को रॉ एजेंट के बारे में बताया, जो मैंने अभी बताया था कि 100 लोगों को 100 एजेंट को मार दिया गया था। उनका कनेक्शन भी इन्हीं से जोड़ा जाता है, लेकिन ये क्लेम ऑफिशियली प्रूव नहीं हुआ। पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशन कंपैरेटिवली सॉफ्ट माने गए। डिप्लोमेसी फोकस, पीस अप्रोच। और पाकिस्तान जब ये न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा था, तब इजराइल को भी पाकिस्तान से खतरा था। तब इजराइल ने कहा था कि हम पाकिस्तान पर अटैक करेंगे, पर उसके लिए हमें रिफ्यूलिंग की इंडिया में परमिशन चाहिए। तो मोरारजी देसाई ने साफ मना कर दिया था। मोरारजी देसाई ने कहा था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये एक वॉर मानी जाएगी कि इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया। एक ये बात भी बहुत कंट्रोवर्सीज क्रिएट करती है। सपोर्टर्स कहते हैं ये एक मैच्योर डिसीजन था, लेकिन और लोग कहते हैं इससे इंडिया की स्ट्रेटेजिक पोजीशन वीक हुई। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझनी पड़ेगी, पॉलिटिक्स में हर स्टोरी सिर्फ फैक्ट नहीं होती, वो नैरेटिव भी होती है। एक ही इंसिडेंट अलग लोग अलग तरीके से देखते हैं। किसी के लिए वही आदमी हीरो है, किसी के लिए वही आदमी विलेन है। सच क्या है? क्या मोरारजी देसाई ने सच में कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक की, या ये सिर्फ पॉलिटिकल एलिगेशंस थे जो इनकी इमेज को डैमेज करने के लिए यूज किए गए? ये सब इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री में सच और झूठ अक्सर मिक्स हो जाते हैं। एक लीडर जिसका राइज पावरफुल था, जिसका फॉल ड्रामेटिक था, अब सवाल है उसकी लेगेसी क्या थी। सपोर्टर्स कहते हैं मोरारजी देसाई इंडिया के मोस्ट डिसिप्लिन लीडर में से एक थे। ऑनेस्ट इमेज, सिंपल लाइफस्टाइल, स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स। 1977 इलेक्शन इंडिया के डेमोक्रेसी का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इमरजेंसी के बाद पीसफुल पावर चेंज, इसमें देसाई का रोल काफी इंपॉर्टेंट था। पर दूसरी साइड कंट्रोवर्सीज कभी खत्म नहीं हुई। रॉ डिसीजन, पाकिस्तान एंगल, CIA एलिगेशन। कुछ लोग कहते हैं उनके कुछ डिसीजंस इंडिया के लिए बहुत रिस्की थे। एक स्ट्रॉन्ग लीडर पर क्वेश्चनेबल चॉइस। पर प्रॉब्लम यहाँ है, हिस्ट्री ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, वो होती है ग्रे। एक ही इंसान किसी के लिए हीरो, किसी के लिए मिस्टेक। देसाई के साथ भी यही हुआ। उन्होंने इंडिया को डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट दिया, पर उनके डिसीजंस पर आज भी डिबेट होता है। अब लास्ट सवाल, मोरारजी देसाई की कहानी हमें क्या सिखाती है? पावर, ट्रुथ और पॉलिटिक्स, इन सब का असली रिलेशन क्या है? एक कहानी जो सिर्फ एक इंसान की नहीं थी, ये कहानी थी पावर की, पॉलिटिक्स की और नजरिए की। मोरारजी देसाई एक डिसिप्लिन लीडर, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, जिन्होंने इंडिया की डेमोक्रेसी को एक नया फेस दिया। पर उनकी कहानी में कंट्रोवर्सीज भी थी। यहाँ एक रियलिटी समझनी जरूरी है, पॉलिटिक्स में ट्रुथ हमेशा क्लियर नहीं होता, वो डिपेंड करता है कौन बता रहा है और कैसे बता रहा है। एक ही इंसान अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कहानी बन जाता है। इस कहानी का लेसन है, पावर टेम्पररी होती है, डिसीजंस परमानेंट इंपैक्ट छोड़ते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर जो टॉप पर था, कंट्रोवर्सीज में घिरा और फिर हिस्ट्री का पार्ट बन गया। पर सवाल आज भी वही है, सच क्या था? शायद हिस्ट्री कभी पूरा सच नहीं बताती, सिर्फ कहानी बताती है, और सच हमेशा कहीं बीच में छुपा होता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।